नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सोमवार पर उज्जैन में भक्तों की भारी भीड़, लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन, कोरोना की तीसरी लहर को दे रहे हैं आमंत्रण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तीखे तेवर, दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार, अरुण यादव के ट्वीट पर दिया करारा जवाब। और खातेगांव में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन का किया पर्दाफाश, लुटेरी दुल्हन और एक साथी गिरफ्तार, 50,000 के जेवर पुलिस ने किए बरामद। बदनावर में प्रदेश सरकार के औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन मंत्री दत्तीगांव ने एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से मन की बात की। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में भी उत्सुकता देखी गई। नगर के चंद्रलीला गार्डन में आयोजित एक संवाद में युवाओं से कार्यक्रम में दत्तीगांव ने क्षेत्र के युवाओं से 1-to-1 संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने अपने मन की बात भी मंत्री से की। इस दौरान दत्तीगांव ने कहा कि युवाओं को लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए, जीवन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। रोजगार के अवसर तो बहुत होते हैं, लेकिन काम करने का जज्बा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बदनावर में रोजगार के लिए फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट जल्द से जल्द लगने वाली है, जिससे रोजगार के अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मंत्री करीब 4 घंटे तक रुके और युवाओं से उन्होंने संवाद किया। ऐसा कार्यक्रम बदनावर तहसील में पहली बार हुआ, जिसमें युवाओं ने पहली बार किसी भी मंत्री से खुलकर अपने दिल की बात कही हो और किसी मंत्री ने उनके दिल की बात सुनी भी हो। खातेगांव पुलिस ने लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश करते हुए दुल्हन सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक फिल्म की तर्ज पर एक लुटेरी दुल्हन एक आदमी को लूटकर उसके पैसे लूटकर भाग निकली। इस पूरे मामले में फरियादी रामविलास जाट ने शिकायत दर्ज की थी। उसने बताया कि उसकी शादी नेमावर में की गई थी, जिसके एवज में दुल्हन के साथ ही सुरेंद्र ने 25,000 रुपए की राशि ली और महिला को रामविलास के साथ घर भेज दिया। 2 दिन के बाद सुरेंद्र रामविलास के घर पहुंचा और दुल्हन के किसी परिजन की तबीयत खराब होने का कहकर दुल्हन को ले गया। इसके बाद फरियादी रामविलास अनेक बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं हो सका। इसके बाद उसने दुल्हन को घर पर तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जब दुल्हन और सुरेंद्र का कहीं पता नहीं चला, तब उसने खातेगांव थाने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और लुटेरी दुल्हन के साथ साथ उसके साथी सुरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। विवेचना में सामने आया कि लुटेरी दुल्हन पहले से ही शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है। दुल्हन से 50,000 रुपए के जेवर पुलिस ने जब्त किए और आगे की छानबीन कर रही है। पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि शायद इस महिला ने और भी कई लोगों को इस जालसाजी का शिकार बनाया होगा। सर बताइए, कौन सा मामला है जिसका आज आप खुलासा करना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे पास एक रामविलास जाट है, बाल बड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने एक शादी इनको करना थी, तो शादी के लिए इन्होंने प्रयास करके जो है एक रिश्तेदार हैं उनसे बात करके और फिर एक बैतूल गए थे। वहाँ पर बैतूल में कोई एक सुरेंद्र करके और बंटू नाम है, वो मिला था और उसने फिर बताया कि मैं आपकी शादी करा दूंगा। इस तरह से इस जो है घटना का पर्दाफाश किया गया। सर, घटना में टोटल कितने आरोपी हैं? अभी तो इसमें मेनली तो 2 अभी हैं इसमें, और बाकी और भी जो उसमें विवेचना कर रहे हैं, और भी कुछ उसमें दलाल वगैरह आते हैं। इसका ऐसा भी पता लगा है कि इसने और भी ऐसे जगह शादियाँ कराई हैं, तो उसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं और प्रयास करके उसको भी हम थैंक यू वेरी मच। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तीखे तेवर देखने को मिले। नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस की तो मानसिकता ही पिछड़ों के विरोध की रही है। उन्होंने कहा कि अरुण यादव के पिता के साथ कांग्रेस ने सोतेला व्यवहार किया था। अरुण यादव ने
कांग्रेस में रहकर बहुत संघर्ष किया और सीएम बन गए कमलनाथ। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ की चक्की भले ही धीरे चलती है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के लोगों को बहुत बारीक पीसता है। इसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया, लेकिन बाद में ठेंगा दिखा दिया गया। इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि अजब कांग्रेस का ये गजब खेल है। ठीक होकर अपने घरों की ओर 13 लोग गए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे हैं। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल न पाए, और यही कारण है कि कल भी 69,322 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए। संक्रमण दर अभी भी 0.024 बनी हुई है और रिकवरी रेट हमारी पूर्व की भांति 98.6 अभी भी रिकवरी रेट बनी हुई है। सच में वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध की रही है। ऐसा उनके ट्वीट में भी उल्लेख है किस तरह से उनके पिताजी के साथ में सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उनने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं। जो अध्यक्ष थे, जो टिकट बांटा करते थे, 2-2 बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और बेचारे अरुण भैया की क्या दुर्गति करेंगे। ये अच्छा नहीं है। कम उनको शायद मालूम नहीं है अरुण भैया को, मैं तो उनसे कहूंगा कि ध्यान दो। कम हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस साल सावन 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास का चौथा और सावन के महीने को 5वां माना गया है। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना सर्वोच्च महीना कहलाता है। भोपाल के शिव मंदिरों में आज सुबह से ही सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की कतारें नजर आई। शहर के गोविंदपुरा में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। श्री पशुपतिनाथ नेपाली समाज हमेशा धर्म में आस्था रखता आया है, क्योंकि नेपाल एकमात्र विश्व में हिंदू राष्ट्र था। भले आज नहीं है, लेकिन विश्व में हिंदू राष्ट्र था। आज भी हिंदू संख्या बाहुल्य है वहाँ पे। तो मैं पुनश्च भगवान पशुपतिनाथ से यही कामना करता हूँ, संपूर्ण नेपाली समाज की तरफ से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हुए भगवान पशुपतिनाथ के आज गाय के दूध से महाअभिषेक किया जा रहा है। लगभग दूध का कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। जय पशुपतिनाथ। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के चलते गाइडलाइन बनाई गई थी, लेकिन लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। इस दौरान अन्य राज्यों के श्रद्धालु कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण देते नजर आए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में जहां दूर दूर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पधारते हैं, महाकाल समिति और जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी श्रद्धालु को अगर दर्शन करना होगा तो उसे 48 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर वैक्सीनेशन लगा हुआ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए अंदर दिया जाएगा। लेकिन बढ़ती भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना के तीसरे चरण को निमंत्रण देती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कहीं ये भीड़ निमंत्रण ना दे दे इस तीसरी लहर को, इस बात का डर बना हुआ है। नागपुर से हमने पहले टेस्ट करा के आए थे, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर हमें पूछा था आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है क्या, तो हमारा सभी के पास नेगेटिव रिपोर्ट है और वो हमने उनको बता दिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप भोकरे, नागपुर शहर। मैं राजमंदिर आंध्र प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरे को ग्रुप में 180 आदमी है, हम वहाँ से आए पूरे।
और भगवान के दर्शन के लिए आए हैं पूरे। हम बाणेश्वरी कावड़ यात्रा के माध्यम से आज 21 सदस्य हमारी कावड़ यात्री महेश्वर से लगातार पैदल चलकर 24 घंटे में महाकालेश्वर पहुँचे हैं और आज महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर हम देश में सुख समृद्धि बनी रहे इसकी कामना करेंगे। जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति मिले इसको लेकर प्रार्थना करेंगे। बड़े भाई गोलू शुक्ला के नेतृत्व में ये कावड़ यात्रा विगत 19 वर्षों से चली आ रही है। हमारा ये 19वां वर्ष आज खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन अब सीधे रुख करेंगे उज्जैन की ओर, जहां महाकाल की सवारी निकलने वाली है। वहां का सीधा प्रसारण हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। किस तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सवारी निकाली जा रही है। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। वो अपने भक्तों से, वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों की सुध लेते हैं। हर सावन के सोमवार पर बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है। उसका लाइव दर्शन देखने के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।